दोस्तों, कई लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि ब्रिटानिया शेयर अगर हम लेते हैं तो उसका भविष्य कैसा रह सकता है? क्या ब्रिटानिया एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए? क्या ब्रिटानिया डेब्ट फ्री कंपनी है? अगर मैं ब्रिटानिया लूँ तो आने वाले समय में क्या उम्मीद करूँ? इन सारे प्रश्नों के जवाब पाने के लिए दोस्तों हमारे बीच आज हैं अमोल देशमुख, जिन्होंने ब्रिटानिया का बढ़िया रिसर्च किया हुआ है। अमोल देशमुख जो कि कोल्हापुर से है और म्यूचुअल फंड का अपना बिजनेस करते हैं, साथ ही में स्टॉक मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं और अच्छा प्रेजेंटेशन हमने अमोल भाई से पास्ट में भी देखे हैं। तो आज हम अमोल भाई से ब्रिटानिया के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अमोल भाई अपने डेटा डिस्कस करे, साथ में आप लोग नोट पैड यूज करें और जो भी डेटा ये बात कर रहे हैं उसको नोट करते जाए ताकि पूरा फायदा आप भी इसका उठा सको। और कोई भी क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स को यूज कर सकते हो। तो मैं वेलकम करता हूँ अमोल देशमुख को। वेलकम अमोल भाई, कैसे हो आप? हाँ, थैंक यू सर। बढ़िया। बस तो हमें इंतजार रहा था ब्रिटानिया के रिजल्ट का। तो चलिए आपसे देखते हैं कैसा रिजल्ट रहा और क्या उम्मीद करेंगे। राइट। हाँ, वेलकम। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों। आज अभी जो मैं प्रेजेंट करने वाला वो कंपनी, जैसे भी सर ने बताया, ये जो है ब्रिटानिया कंपनी है। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट की टीम को थैंक्स कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे रिसर्च में काफी ज्यादा हेल्प की। और स्पेशली पीयूष पटेल सर, जो कि फाउंडर है प्रॉफिट फ्रॉम इट के। तो उनके वैल्यूएबल गाइडेंस की वजह से मैं ये कंपनी पूरी तरह से रिसर्च कर पाया। तो हम शुरू करते हैं ब्रिटानिया कंपनी का एनालिसिस। तो अगर हम इस कंपनी को देखेंगे तो ये जो कंपनी आता है ये पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री से आता है। अगर हम इसमें ग्रोथ देखेंगे तो पैकेज्ड फूड में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो सेवरी स्नैक्स में है, जो कि जो 15% का ग्रोथ है, जिसको हम नमकीन भी बोलते हैं। लेकिन अभी कैसा है कि नमकीन में हमारे पास कोई क्वालिटी कंपनी की चॉइस नहीं है। अगर इन फ्यूचर हल्दीराम यहाँ लिस्टेड हो जाता है तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं। अभी नमकीन के बाद जो दूसरा है वो है पास्ता एंड नूडल्स। उसमें भी हमें 10% का यहाँ पे सीएजीआर में ग्रोथ दिख रहा है। तो इसमें नेस्ले और आईटीसी का कंट्रीब्यूशन अच्छा है। उसके बाद जो है वो बिस्किट एंड बेकरी इंडस्ट्री है, जो कि हमें यहाँ पे 9% के सीएजीआर से हमें यहाँ पे ग्रोथ दे रही है। तो इसमें हमारे इस इंडस्ट्री में ब्रिटानिया और पार्ले सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देते हैं। अभी इसके बाद हम बिस्किट इंडस्ट्री की ग्रोथ को समझने की कोशिश करेंगे। तो 2015 में ये जो इंडस्ट्री थी ये 25,000 करोड़ का धंधा करती थी, जो कि 2020 आते आते 10% के सीएजीआर से बढ़ते बढ़ते 40,000 करोड़ का धंधा ये कर रही है। और अभी हमारी ये उम्मीद है कि 2025 में ये 9% के सीएजीआर से 62,000 करोड़ का यहाँ पे धंधा कर सकती है। तो उसका रीजन क्या है? तो ये जो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी उसके ग्रोथ ड्राइवर्स जो है हमारे, वो इंडियन ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ बिस्किट इन इंडियन इकोनॉमी क्या क्या है? तो हायर इनकम, तो भी लोगों के इनकम थोड़े से हाई हो रहे हैं। उसके बाद चेंजिंग लाइफस्टाइल, लोगों की जो लाइफस्टाइल चेंज हो रही है उसकी एक वजह। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि अभी जो प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल है वो है। और दूसरी बात ये इस चीज को लोग अभी इजीली अफोर्ड भी कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से हमें ये बिस्किट इंडस्ट्री में 9% के सीएजीआर का ग्रोथ हम यहाँ पे आने वाले 5 साल, आने वाले 2025 तक यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन केजी पर ईयर में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये यूके में एक आदमी साल का 13.6 केजी का बिस्किट्स खा जाता है। अगर हम यूएस में देखेंगे तो वही 10 केजी पर पर्सन का कंजम्पशन है। जापान में अगर हम देखेंगे तो 7.2% का पर पर्सन कंजम्पशन है। और अगर हम ये श्रीलंका में भी देखेंगे तो ये 4 केजी पर पर्सन पर ईयर का यहाँ पे कंजम्पशन है। लेकिन इंडिया में हमारा भी कंजम्पशन काफी कम है, जो किसी पर सिर्फ 2.5% है। तो ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इंडिया में ये बिस्किट इंडस्ट्री आगे जाके ग्रोथ कर सकती है। इसके बाद अगर हम कुछ इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो बिस्किट इंडस्ट्री में ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड जो कंपनीज है उसमें कौन अपने को ज्यादा ये दे रहा है। तो अगर हम बिस्किट से अगर कुछ भी खरीदने जाएंगे तो हम जनरली क्या करते हैं कि ब्रांडेड बिस्किट्स को ही हम यहाँ पे डिमांड ज्यादा हम प्रेफर करते हैं। तो ये जो बिस्किट इंडस्ट्री है ये पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। तो जो सेल्स जो है वो ब्रांडेड बिस्किट्स के वो अभी हाल फिलहाल में तो 94% है। लेकिन हम 2025 में इसको 95% तक जाने का एक्सपेक्टेशन इसको कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके मार्केट साइज को अगर देखने की कोशिश करेंगे, जो ब्रांड्स है ब्रांडेड बिस्किट मार्केट्स में अगर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ब्रिटानिया और पार्ले हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा, यानी कि लगभग 55% का तो कंट्रीब्यूशन ये दो ही कंपनियां दे रही है। और बाकी सारी कंपनियां मिला के 45% का कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे दे रही है। तो ये इंडस्ट्री में ब्रिटानिया और पार्ले इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा हमें इसका कंजम्पशन हमें दे रहे हैं। इसके बाद हम अगर इंडस्ट्री के एनालिसिस पे जाएंगे तो ये पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री में टोटल 30 कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड है। अगर हम इस इंडस्ट्री का मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग ये सवा 3 लाख करोड़ के अराउंड इस इंडस्ट्री का मार्केट कैप है।
इसके बाद अगर हम इंडस्ट्री के सेल्स देखने जाएंगे तो ये अराउंड 56,000 करोड़ तक इसके सेल्स है, और इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ तक का इंडस्ट्री का प्रॉफिट हमें यहाँ पे है। अगर ये पैकेज फूड इंडस्ट्री के हम अगर ग्रोथ देखेंगे तो ये इंडस्ट्री पिछले 20 सालों में 12 से 15% के CAGR की ग्रोथ से बढ़ रहा है। अब इसके हम कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स देखेंगे, तो सबसे पहले हम इसके सेल्स को देखते हैं। अगर हम सेल्स में देखेंगे तो सेल्स में हमें ब्रिटानिया 24.8% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और ये जो BBTC है, ये बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कंपनी है, हमें यहाँ पे 25.9% का कंट्रीब्यूशन देते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये जो ब्रिटानिया जो कंपनी है, BBTC का ही BBTC वालों का ही ये कंपनी है, जो कि BBTC पहले खाली चाय का बिजनेस करती थी। तो ये BBTC में आपको जो भी सेल्स दिख रहा है उसमें ब्रिटानिया का भी सेल्स है, तो इसकी वजह से हमें ये BBTC का सेल ज्यादा दिख रहा है। उसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिट को अगर देखेंगे तो हम ब्रिटानिया 1516 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, जो कि इंडस्ट्री के प्रॉफिट के 30.2% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और जो नेस्ले है, 35.4% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ देता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो प्रॉफिट है वो ब्रिटानिया में 30% के इसमें ये कर रहा है। उसके बाद अगर हम इसके मार्केट कैप को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटानिया का जो मार्केट कैप है वो 1,06,000 करोड़ का है, जो कि अपने इंडस्ट्री के मार्केट कैप का 32% है। और जो दूसरा बड़ा मार्केट कैप है वो नेस्ले का है, जो कि 1,90,000 करोड़ है, जो कि इंडस्ट्री के मार्केट कैप के 58% का कॉन्ट्रीब्यूशन नेस्ले का यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी के बारे में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटानिया का अगर हम सेल्स देखेंगे तो 2000 से लेकर के अब तक, यानी कि 2000 में ये कंपनी 117 करोड़ का बिजनेस करती थी, वो धीरे धीरे भी 12% के CAGR से अभी 13,900 यानी कि लगभग 14,000 करोड़ का यहाँ पे भी हमें यहाँ सेल्स करते हुए नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट को देखने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटानिया के जो प्रॉफिट्स है वो 17% के CAGR से बढ़ रहे हैं। इसका जो प्रॉफिट 2000 में 51 करोड़ था वो 2010 आते आते 103 करोड़ हो गया। अभी और 2020 आते आते 1851 करोड़ का ये बिजनेस करने लगी है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले 7 क्वार्टर से इसके प्रॉफिट्स ने काफी ज्यादा प्रॉफिट अफेक्टेड हुए, तो उसका वो रीजन जो है वो इसका जो इन्फ्लेशन है वो 32% से बढ़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि कमोडिटी तो जो व्हीट फ्लावर है उनका, जो कि इनका मेन रॉ मटेरियल माना जाता है, तो वो 25% YoY की ग्रोथ से बढ़ा हुआ है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल फूड है वो फ्यूल है वो 40% के ईयर ऑन ईयर के बढ़ा है, और जो पाम ऑयल है वो 10% के YoY से बढ़ा हुआ है। तो ये हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इनका जो भी सेल्स हो रहा है उसमें से इनका रॉ मटेरियल पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये एज एक मार्केट लीडर है, तो उन्होंने प्राइस इंक्रीज करके अपना ये अपने इस मार्केट में प्राइस इंक्रीज करके थोड़ा सा अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किया। तो ब्रिटानिया के जो भी बिस्किट्स आते हैं वो उसमें ये एक मार्केट लीडर होने की वजह से प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी लोगों ने इसको परचेस किया, और इनका जो सीरीज आता है वो प्रीमियम बिस्किट का सीरीज ब्रिटानिया में ज्यादातर प्रीमियम बिस्किट का सीरीज में आता है। इसके बाद अगर हम ब्रिटानिया में रिजर्व देखेंगे तो ब्रिटानिया का जो रिजर्व है वो 26% के CAGR से अब तक बढ़ा है, जो कि 2000 में ये 16% था, वो भी 2020 आते थे लगभग 4,500 करोड़ का ये यहाँ पे रिजर्व हो गया। और इसका ये जो डिविडेंड देते हैं वो 50% से लेकर के 70% तक देता है। अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लास्ट के 2 साल है, जो 2021 और 2022 में इसका रिजर्व कुछ घटा है। तो उसका जो रीजन है वो रीजन ये है कि ये अगस्त 2019 में ब्रिटानिया कंपनी को 100 इयर्स हो गए, तो इसकी वजह से उन्होंने स्पेशल डिविडेंड्स दिए। अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी हमारे इंडिया के आजादी से के पहले की कंपनी है, तो इसमें इन्होंने 2019 में 721 करोड़ का, फिर 2020 में लगभग 2000 करोड़ का, और अभी 2022 में लगभग 1000 करोड़ का, यानी कि ये 3 सालों में इन्होंने लगभग 2000 करोड़ के डिविडेंड्स इनके रिजर्व में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो यही एक वजह है कि जो इनके जो रिजर्व में ये 2021 और 22 में कम दिख रहे हैं, तो इन्होंने ये 2 सालों में लगभग 2000 करोड़ के डिविडेंड्स इनके इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बांट दिए हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ब्रिटानिया में अगर कोई 2000 में इन्वेस्ट करता तो उसके पैसे अभी तक 24 टाइम्स बढ़ चुके होते हैं, और उसका जो डिविडेंड उनका 52 से 50% 75% आ रहा है, वो अलग ही उनको मिलता था। उसके बाद हम इसके कुछ लिक्विडिटी रेशियो के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशियो में देखते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो ब्रिटानिया का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 11% है, नेस्ले इंडिया का जो है 14% है, उसके बाद जायडस का जो है वो 16% है, और बाकी सारे उससे थोड़ा सा कम ही हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम करंट रेशियो की बात करेंगे तो ब्रिटानिया का जो करंट रेशियो है वो 105% है, नेस्ले का जो करंट रेशियो है वो 95% है, और अगर हम एक एडीएफ फूड्स का अगर देखेंगे तो 174% है, जो कि इसकी करंट लायबिलिटीज को काफी हाई करके बोल रहा है। तो ये एडीएफ फूड्स अभी जैसे अगर हम अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे तो एक काफी डेंजरस कंपनी हो सकती है हमारे लिए।
इसके बाद अगर हम इसके ट्रेड साइकिल को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटानिया का ट्रेड साइकिल जो है वो 9 डेज का है। ट्रेड साइकिल जो होता है वो होता है कि उनका जो मार्केट में उगरा नहीं है उधर ही वो कितने दिनों में उनका वसूली हो जाता है। तो इसमें नेस्ले का जो है वो 5 दिनों का है, ब्रिटानिया का जो है 9 दिनों का है। तो इसकी 9 दिन यानी कि काफी अच्छा पीरियड है जो उधारी वसूल करने का उनका। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके सॉल्वेंसी को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आएगा डेट टू इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी में ब्रिटानिया जो है वो डेट टू इक्विटी का 28% का रेशियो है और इसमें अपना नेस्ले इंडिया का 11% है। उसके बाद अगर हम इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि आईसीआर को देखने की कोशिश करेंगे यानी कि इनके डेब्ट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी को अगर हम ब्रिटानिया की देखने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटानिया की आईसीआर जो है वो 13 है और उसके बाद नेस्ले इंडिया का जो आईसीआर है वो है 23 है। इसके बाद अगर हम ये डेट रेशियो अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें ब्रिटानिया का डेट रेशियो जो है 55% है, नेस्ले इंडिया का जो है वो 75% है। डेट रेशियो यानी कि टोटल लायबिलिटीज का और टोटल एसेट्स का डिवाइडेशन करके जो आता है वो वैल्यू रहता है। तो हम अगर एडीएफ फुड्स में देखेंगे तो जैसे हमने पिछले टाइम में बताया तो इनके लायबिलिटीज काफी हाई है, तो इसका ये कंपनी एक डेंजरस कंपनी हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आरओ यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स। तो इसको हम प्रॉफिट को अगर टोटल इक्विटी से हम डिवाइड करते हैं तो अपना रिटर्न ऑन इक्विटी निकलता है। तो ब्रिटानिया में जो है वो 59% का है, नेस्ले में भी 59% का है, बाकी सबके जो आरओई है वो काफी हमें यहाँ पे कम नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी देखेंगे जो कि एक्स टाइम्स में देखते हैं तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट को हम स्टेक होल्डर्स की इक्विटी से यानी कि अपना जो पेड अप इक्विटी है उससे डिवाइड करते हैं और जो आता है वो हम इसको आरओपी ले लेते हैं। तो ब्रिटानिया का 63 गुना है और नेस्ले इंडिया का 19 गुना है। इसके बाद अगर हम इसके रिटर्न ऑन एसेट्स को अगर देखेंगे तो रिटर्न ऑन एसेट्स ये रहता है कि हम प्रॉफिट को टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं। तो ब्रिटानिया का जो आरओए है वो 20% है, नेस्ले इंडिया का जो आरओए है वो 22% यहाँ पे है। इसके बाद अगर हम एसेट के वैल्यूएशंस को देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम पीई रेशियो को देखेंगे। तो पीई रेशियो जो है वो प्राइस को हम ईपीएस से डिवाइड करके जो रेशियो निकलता है उसको हम पीई रेशियो बोलते हैं। तो ब्रिटानिया का जो पीई रेशियो है वो 70 है, नेस्ले इंडिया का जो 89 है। उसके बाद अगर हम इसके यील्ड देखने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटानिया का जो यील्ड है 1.4% है और नेस्ले इंडिया का जो है 1.1% है। इसके बाद इसका हम अगर बुक वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे तो बुक वैल्यू क्या होता है, हम टोटल इक्विटी को पेड अप जो बुक वैल्यू हम उसको टोटल इक्विटी को डिवाइड करते हैं पेड अप इक्विटी डिवाइड बाय फेस वैल्यू से। तो जो ब्रिटानिया का है वो 107 का बुक वैल्यू है और अपना नेस्ले इंडिया का जो है वो 312 का यहाँ पे हमको बुक वैल्यू यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हम इसको करंट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो ये ब्रिटानिया का जो है 41 है और नेस्ले इंडिया का 63 है। इसके बाद अगर हम पीईजी रेशियो को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटानिया का में अभी 10 दिख रहा है जो कि काफी ज्यादा है, नेस्ले इंडिया का 89 दिख रहा है और काफी सारी कंपनियों का तो पे रेशियो जैसे नॉट अवेलेबल है। इसका ये रीजन है कि इनके प्रॉफिट्स घटे और काफी कंपनियों के प्रॉफिट्स तो निगेटिव है। अगर प्रॉफिट्स तो इनके निगेटिव रहेंगे तो इनके पे रेशियो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो ये वजह की इनका जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स घटे थे। तो इनका अगर हम इसके कुछ हाइलाइट्स देखने की कोशिश करेंगे वैल्यूएशंस में तो इनका पी हाई है लेकिन यील्ड लो है। तो इसकी वजह क्या है कि इनके जो प्रॉफिट्स घटे हैं तो उसकी वजह से उनके यील्ड घटी हुई है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी सारी चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। अगर हम पीईजी रेशियो को देखने की कोशिश करेंगे तो प्रॉफिट डाउन है, इसके लिए उनके पीईजी रेशियो हमको काफी ज्यादा दिख रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे पीईजी रेशियो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होते हैं उनको यहाँ पे नजर आ सकते हैं। तो अगर हमने देखा ये सारे जो पैरामीटर्स है जिसमें क्वालिटी, ग्रोथ, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यूएशंस में हम अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे दो कंपनियां अच्छी दिख रही है, एक है नेस्ले और दूसरा है ब्रिटानिया। लेकिन अगर हम इसमें कंपेयर करेंगे तो नेस्ले जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है और हमें अगर ग्रोथ को कंपेयर करेंगे तो हमारा जो इंडिया में बिस्किट का इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो 9% के सीएजीआर से है और जो वर्ल्ड का ग्रोथ है वो 6% के सीएजीआर से। तो इसकी वजह से हमको ब्रिटानिया में नेस्ले से अच्छा ग्रोथ हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे ब्रिटानिया को ये कर रहे हैं। तो हम ब्रिटानिया का भी H1 का भी रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो इनके ब्रिटानिया के रिजल्ट को हम देखेंगे तो इनकी इनकम और एक्सपेंसेस लगभग 16% से बढ़े हुए। तो एक अच्छी बात है कि इनकम और एक्सपेंसेस सेम बढ़े। अगर इनकम से खर्चे ज्यादा बढ़ते तो थोड़ी सी ये चिंता वाली बात हमको हो सकती थी। और इन्होंने मार्जिन भी अपने 10% से मेंटेन किए हुए और इन्होंने इनका जो प्रॉफिट है वो 7% से यहाँ पे बढ़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम ब्रिटानिया के अगर मेजर कॉस्ट अगर देखने जाएंगे तो इनका मेजर कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल का मेजर कॉस्ट है जो कि अपने पूरे खर्चे में 59% का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो फूड प्राइसेस है इंडिया में वो स्टेबल होने के भी स्टेबल हो रहा है और ग्लोबल प्राइसेस जो है वो कूल ऑफ हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन यानी कि हम जिसको सीपीआई इन्फ्लेशन बोलते हैं
अगर 2022 के क्वार्टर 2 से अगर देखेंगे तो ये 2.6 से बढ़ते बढ़ते क्वार्टर 2023 के क्वार्टर 1 तक 8% तक ये इन्फ्लेशन बढ़ गया था। लेकिन अगर हम एक क्वार्टर 2 में अगर देखेंगे तो ये 7.7% आया। तो इस सीरीज में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्फ्लेशन घट के आया हुआ है, तो ये एक इनके लिए अच्छी बात हो सकती है। इसके बाद अगर हम इसका करंट ट्रेंड देखने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटानिया का जो पिछले साल के 9 मंथ का जो सेल्स का ग्रोथ था वो 6% का था। इनका प्रॉफिट तो डी ग्रोथ ही था, तो -24% का डी ग्रोथ था प्रॉफिट, और इनके मार्जिन जो थे वो 11% थे। अगर इसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर 2022 में बात करेंगे तो इनके सेल्स जो है वो 8% से बढ़े थे। इनके प्रॉफिट फिर भी डी ग्रोथ में ही थे, -18% थे, लेकिन 9 मंथ के मुकाबले थोड़े अच्छे आए थे, यानी कि -24% से -18% हो गए थे। और इन्होंने मार्जिन भी 11% का ही मेंटेन किया था। उसके बाद अगर हम क्वार्टर 1 को देखेंगे तो उनके जो सेल्स है वो 9% से बढ़े थे। उनके जो प्रॉफिट्स है वो डिग्रोथ में ही थे, लेकिन 11% का था, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले उनका काफी सुधार के आया था। और उन्होंने मार्जिन मेंटेन किया था, 9% था, तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा इनका मार्जिन यहाँ पे कम हुआ था। इसके बाद अगर हम ये करंट क्वार्टर को अगर देखेंगे तो हमको यहाँ पे सेल्स में 16% का यहाँ पे ग्रोथ नजर आया, यानी कि हमें यहाँ पे एक डबल डिजिट का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद प्रॉफिट में 7% का ग्रोथ है। अगर हम पिछले क्वार्टर को देखेंगे तो डी ग्रोथ था, तो डी ग्रोथ से भी ये इसका ग्रोथ पॉजिटिव में आना शुरू हो गया, और उन्होंने मार्जिन भी 10% का यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं 2023 एंड का ईयर का, तो उसमें सेल्स हम 15% के ग्रोथ का उम्मीद कर रहे हैं, प्रॉफिट में हम 5% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, और हम यहाँ पे मार्जिन 10% के ब्रिटानिया मेंटेन कर सकती है, इसके यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम ब्रिटानिया के फ्यूचर एस्टिमेशंस देखने जाएंगे तो हम 2023 में ब्रिटानिया को 16,000 करोड़ का धंधा करता हुआ देख सकते हैं। तब तक इनका प्रॉफिट 1600 करोड़ तक जा सकता है, और इनका ईपीएस 66 हो सकता है, और इनका फेयर वैल्यू जो है वो 2000 तक जा सकता है। अगर इसके बाद हम 2025 में इसको देखने की कोशिश करेंगे तो इनका जो सेल्स है वो लगभग 20,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका होगा। इनका प्रॉफिट जो है लगभग 2000 करोड़ तक पहुंच चुका होगा। इनका ईपीएस 83 हो चुका होगा, और इनका जो फेयर वैल्यू है तब तक वो 2,500 हो चुका होगा। इसके बाद अगर हम इसको 2030 में देखने की कोशिश करेंगे तो तब तक इनका सेल्स जो है 35,000 करोड़ का सेल्स क्रॉस कर चुका होगा। इनका प्रॉफिट भी 3500 करोड़ पास क्रॉस हो चुका होगा। तब उनका ईपीएस 147 तक हो सकता है, और उनका फेयर वैल्यू 4,400 तक हो सकता है। इसके बाद अगर हम 2035 को अगर देखेंगे तो तब तक इनका सेल्स जो है 62,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका होगा। प्रॉफिट भी उनका 5,500 करोड़ क्रॉस कर चुका होगा। ईपीएस उनका 237 तक हो सकता है, और उनका फेयर वैल्यू जो है 7,100 तक हो सकता है। इसके बाद अगर हम ब्रिटानिया के शेयर होल्डर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखने जाएंगे तो ये प्रोमोटर्स के पास इसके 56.2% यानी कि इतना स्टेक पड़ा हुआ है। बाकी इसका एफए के पास 19.1% का स्टेक पड़ा हुआ है, रिटेलर के पास 13.3% का स्टेक पड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड वालों के पास 6.6% का यहाँ पे स्टेक पड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम इसके टेक्निकल्स को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इसका जो बाइंग रेंज बन के आ रहा है वो 3,912 से लेकर के 3,473 तक आ रहा है, और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 5,264 का टारगेट निकल के आ रहा है। अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो इसने पिछले मंथ ही हमको यहाँ पे एक बीओटी यानी कि बेंड ऑफ ट्रेंड यहाँ पे इसने हमें दिया हुआ है। अगर हम इसको अपने पोर्टफोलियो में रखने की सोच रहे हैं तो इसमें हम 2% का हम इसमें पोर्टफोलियो को हमारे वेटेज में दे सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। मैं ये प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये हमारा प्योरली हमारा एनालिसिस है। प्रॉफिट प्रॉफिट कोई भी टिप या टिप प्रोवाइडर कंपनी नहीं है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद का रिसर्च खुद कर ले, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर ले। थैंक यू। ओवर टू यू पीयूष सर। तो थैंक यू वेरी मच अमोल भाई, और आपने बहुत ही बढ़िया डेटा एनालिसिस, डेटा स्टडी और उसको प्रेजेंट किया है। मुझे पूरी उम्मीद है इससे जो लोगों को ब्रिटानिया के बारे में जो क्वेरी होगी या कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हुआ होगा। आपके प्रेजेंटेशन से हमें क्लियर आइडिया मिली कि ब्रिटानिया इंडिया की सबसे बड़ी बिस्किट की कंपनी है। यस सर। राइट, दो कंपनी सबसे बड़े मार्केट शेयर रखती है, पार्ले जी और ब्रिटानिया। तो अगर मुझे बिस्किट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली ब्रिटानिया एक अच्छी चॉइस हो सकती है। राइट, यस सर। इन्होंने कंसिस्टेंटली बढ़िया ग्रोथ किया है, सेल्स बढ़े हैं। आने वाले समय में एज पर योर डेटा लोग बिस्किट खाना ज्यादा पसंद करेंगे, जो कंपनी को ग्रोथ देगा। कंपनी क्वालिटी है, डेप फ्री है, तगड़े मार्जिन है, जिनके कारण हम ये भी उम्मीद करेंगे कि जो सेल्स होगा वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो। राइट, तो यस, एवरीथिंग इज गुड। करंट ट्रेंड जो आपने बताया वो भी ये कहता है कि डिमांड बढ़िया है। प्रॉफिट अभी तक इनके टूटे हुए थे, जिससे ब्रिटानिया करेक्शन में था, पर अभी जो इन्फ्लेशन के डेटा है वो इनके लिए और पॉजिटिव है, प्रॉफिट इनके इंप्रूव होंगे। तो यस, कोई भी प्रकार के फॉल में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। राइट, हमें बहुत खुशी है अमोल भाई कि हम लोग
ब्रिटानिया को करीबन 200 रुपए से होल्ड कर रहे हैं और कभी ऐसा मन में विचार नहीं आया कि इसको कभी भी हम बेचें, राइट? तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब से लिया हुआ है अच्छा ग्रोथ कर रहा है, अभी इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है, राइट? कि बिस्किट में कोई और कंपनी हो, जैसे आईटीसी तीसरे नंबर पे है, पर आईटीसी का मेन बिजनेस नहीं है बिस्किट का, राइट? आईटीसी पूरा फैला हुआ है अलग अलग बिजनेस, तो इसलिए ब्रिटानिया में जो ग्रोथ मिलता है वो आईटीसी में भी नहीं मिल पाता है। सो दिस इज अ गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, राइट अमोल भाई? यस सर। तो चलिए, बढ़िया प्रेजेंटेशन, और उम्मीद रखेंगे सबकी क्वेरी क्लियर होगी। और थैंक यू वेरी मच अमोल भाई फॉर योर वेरी गुड प्रेजेंटेशन। धन्यवाद एंड जय हिंद टू एवरीवन। थैंक यू सर।